कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान बनाए थे अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जो वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने क्या क्या प्रावधान बनाए थे, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। और कैसे उन्होंने जो है कंट्रोल किया कि जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको कैसे कंट्रोल किया और कैसे उन्होंने हो रहा था को कैसे कंट्रोल किया। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। फिर उसके बाद हमने 1813 का चार्टर एक्ट देखा था। बीच में पिट्स इंडिया एक्ट आया था कि पिट्स इंडिया एक्ट में उन्होंने बताया था जो भी 1773 में गलतियां हो गई थी उनको 1784 एक्ट के माध्यम से सुधारा गया। और फिर उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया जिसमें चाय और चीन पर उनका व्यापारिक एकाधिकार रहा और महारानी के हाथों में शासन चला गया। 1 लाख रुपए शिक्षा एजुकेशन पर खर्च किए गए और कैसे उन्होंने जो है ये सिविल सर्विसेज सेवाओं की शुरुआत की। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। लॉर्ड मैकाले समिति कैसे आई, शिक्षा नीति कैसे आई, कैसे शरीर से भारतीय और दिमाग से अंग्रेज थे। और फिर 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा, उसमें देखा कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी पावर छिन जाती हैं, वो कलकत्ता के अधीन हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक इकाई बन के रह जाती है और सिविल सर्विसेज फिर से इंट्रोड्यूस की जाती हैं। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आती है। 1853 में हमने विधान परिषद की में सदस्यों की संख्या 12 हो गई थी। 4 सदस्य बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से चुनकर आते थे। और इस तरीके से 1773 और 1813 और 1833, 1853, 1857 ये लगातार सीरीज चलती रही। और 1858 उस 1857 का विद्रोह हुआ तो 1857 जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए गवर्नर जनरल ये वायसराय लॉर्ड कैनिंग आए और सचिव जो है राज्य सचिव की जो सदस्यों की संख्या थी, राज्य सचिव की मदद के लिए 15 सदस्यों की संख्या, इन सबका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। भारतीय परिषद अधिनियम में विकेंद्रीकरण की भावना का वो हुआ, विकेंद्रीकरण की भावना डाली गई। गवर्नर के पास आज भी अध्यादेश की शक्ति दी गई थी। जैसे कि आज हमारे ग्रामीण पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम निकाय वगैरह काम करते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया और उसी सीरीज में फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया। इसमें पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर प्रश्न पूछना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई। सांप्रदायिकता के इसमें बीज बोए गए। मॉर्लेमेंटो और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। इस समय की घटनाएं जो वर्तमान घटनाएं हो रही थी, होम रूल और प्रथम विश्व युद्ध, ये सारी चीज़ें इसमें थी। और हस्तांतरित विषय इसमें स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, राजस्व, न्याय, पुलिस, ये सारे इसमें विषय थे। फिर इसके बाद ऐसे सारा शासन चल रहा था। और फिर 1935 का भारतीय शासन अधिनियम आया। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। 2 सदनीय व्यवस्था बनाई गई। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई। आरबीआई की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ। केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। अब हम पढ़ेंगे आज संविधान सभा। संविधान सभा क्या होती है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा, संविधान सभा क्या होती है और संविधान सभा का निर्माण
स्टार्टिंग कैसे हुई? संविधान सभा जो है व्यवहारिक रूप में सबसे पहले इन्होंने अपनाई थी, अमेरिका और फ्रांस ने अपनाई थी। अमेरिका और फ्रांस से ये कॉन्सेप्ट, जब फ्रांस में क्रांति हुई थी स्वतंत्रता समानता की जो भावना के लिए, वहाँ पे जो लुई 14 के शासन के बाद जो अराजकता हुई थी, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो समानता का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है, वो फ्रांस से ही प्रभावित है। और अमेरिका में भी राइट टू इक्वलिटी संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में जो स्वराज विधेयक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो स्वराज विधेयक मिलता है, स्वराज विधेयक, उसी में जो है इसके दर्शन मिलते हैं। फिर गांधी जी की जो एक हरिजन पत्रिका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया? जो हरिजन पत्रिका थी, किसकी थी? गांधी जी की थी। तो उसमें इन्होंने बताया कि भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण है भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। मतलब भारतीय संविधान भारतीयों के लिए ही होना चाहिए, भारतीयों के लिए भारतीय संविधान होना चाहिए। हरिजन पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने बताया। और अप्रैल 1923 में सप्रू समिति आई थी और इसमें कॉमनवेल्थ इंडिया बिल प्रारूप तैयार किया गया और गांधी जी ने दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया और संविधान के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण ये प्रयास था कॉमनवेल्थ में। तो ये सारी चीजें थी। अब फिर वक्त हुआ, आगे चलता गया, 1942 का समय आ गया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन आया और संविधान सभा को कैबिनेट प्रस्ताव को उन्होंने माना। कैबिनेट प्रस्ताव में ये प्रस्ताव प्रदान किया गया संविधान सभा के लिए। 1946 में जो है चुनाव हुए। 1946 में जब ये चुनाव हुए तो सीमित मताधिकार और कुछ मनोनीत सदस्य हुए। जैसे कि आज के समय में राज्यसभा में और लोकसभा में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, वैसे उस समय पर भी कुछ मनोनीत सदस्य आए और कुछ जो है सीमित मताधिकार का प्रयोग करके आए। सीमित मताधिकार। और ये जो है संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी। मतलब संविधान सभा में कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो कि कुछ चुनकर भी आए थे और कुछ जो है मनोनीत भी थे। आज के ही जैसा फॉर्मेट था। अच्छा, उस समय सबसे बढ़िया चीज ये थी कि उस समय भी भारतीय महिलाओं को संविधान सभा में शामिल किया गया था। उन भारतीय महिलाओं के नाम लिखेंगे: विजयलक्ष्मी पंडित, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ये ऐसे करके जो है 15 महिलाएं थीं। कौन कौन थी? सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमल चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मशकरनी और अम्मू स्वामीनाथन। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान, अब इसमें जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये क्वेश्चन आता है। और इसमें जो अस्थायी सदस्य चुना गया वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया।
बाद में जो है 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 मतलब 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। और इसी दिन सर बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, बी एन राव को क्या, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, ये अध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष। तो हमने क्या देखा, संविधान सभा का निर्माण कहाँ से आया विचार, अमेरिका फ्रांस से आया। कौन थे, किनके द्वारा आया था, बाल गंगाधर तिलक जी के ने पहला विचार दिया था स्वराज विधेयक के माध्यम से। गांधी जी ने अपनी हरिजन पत्रिका में भी बात की थी। 1946 में कुछ अंश क्रिप्स मिशन में भी दिखाई दिए। संविधान सभा में जो है सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया, कुछ जो है चुनकर आए, कुछ जो है गैर चुने हुए नामांकित सदस्य भी आए। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी कौर, सरोजिनी नायडू जैसी 15 महिलाएं थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को इनका अध्यक्ष चुन लिया गया। और इसके बाद फिर जो है फिर 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। ठीक है, अब हमको देखना है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब ये एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि संविधान कैसा होगा। इसकी जो है इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहेंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसमें जो है संविधान सभा की भावी रूपरेखा थी। इसमें कुल मिला के 8 अनुच्छेद शामिल थे। इसमें जो नेहरू जी का मेन जो उद्देश्य था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो हमारे प्रस्तावना में दिए गए हैं, 3 तरीके के न्याय बताए गए हैं इसमें। देखिए, ऐसा नहीं है कि न्याय एक अलग हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखिए, राजनीतिक भी न्याय होना चाहिए, सबको जो है विकेंद्रीकरण की भावना हुई, सबका जो है समान, 1 पर्सन 1 वोट। ऐसा नहीं अंबानी जी हैं तो उनको कई वोट, गरीब से गरीब पर्सन को भी ये 1 वोट। ये राजनीतिक न्याय है। आर्थिक न्याय, संपदा का जो है विकेंद्रीकरण किया गया। सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता, विश्वास और उपासना के आदि सम्मिलित थे। समाज के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की घोषणा की गई और भारत को एक संप्रभु राज्य बोला गया। अच्छा, एक संप्रभु राज्य की क्या पहचान है? संप्रभु राज्य मतलब ये होता है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। अब आप सर कहेंगे कि ऐसा है सर जी, ये इंडिया है ना। अभी इंडिया में क्या हुआ था कि WTO ने जो कहा, बहुत सारी बातें माननी पड़ती हैं इंडिया को। तो क्या इंडिया एक संप्रभु राज्य है? जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, WTO हुआ, IMF हुआ, ब्रिक्स हुआ, जो भी संस्थाएं हैं, बात होती है तो क्या माननी पड़ती है? तो कहीं ना कहीं इससे संप्रभुता जो है हटती नहीं है, भारत को तो मानना पड़ता है। तो ऐसा कहाँ हुआ कि ये अपने निर्णय स्वयं ले जा पा रहा है? तो लेकिन आप ये बात बताओ, ये इंडिया ने अपनी स्वयं की इच्छा से ली ना इनकी सदस्यता। इंडिया चाहे तो इनसे हट भी सकता है, WTO, IMF, ब्रिक्स, इन सब से हट भी सकता है। ऐसा तो नहीं है कि ये इनके निर्णय इस पर बाध्यकारी हैं। क्योंकि आज समय ऐसा है, वर्तमान का जो परिवेश ऐसा है, इसमें कोई भी पूरी तरह से संप्रभु नहीं है, साझी संप्रभुता है। साझी संप्रभुता का मतलब ये है कि कुछ चीजें आप हमारी मानेंगे, कुछ हम आपकी मानेंगे। जैसे कि 2019 में जो है वेनेजुएला और ईरान से हम लोग ऑयल लेते थे। अमेरिका का प्रेशर आया, हमने इनसे ऑयल लेना बंद कर दिया। तो क्या हम अमेरिका के गुलाम हो गए? या सारी बातें अमेरिका ने हमारी संप्रभुता पे खतरा दिया?
दूसरा चीज अगर हम देखें यहाँ पे कि अभी जैसे अमेरिका ने बहुत सारा प्रेशर क्रिएट किया और भी अन्य देशों ने, यूरोपीय देशों ने प्रेशर क्रिएट किया, क्या किया कि भाई आप जो है रूस से ऑयल नहीं खरीदेंगे जब तक ये यूक्रेन, रसिया यूक्रेन वार चल रहा है। तो हमने क्या मना किया? हमने खरीदा। तो हम अपने निर्णय ले सकते हैं अपने अनुसार, अपने जो है हमारी जिस चीज में अनुकूलता बैठती है हम उसमें निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आज के समय में कुछ बातें हमारी मानी जाती हैं, कुछ बातें जो है हम उनकी मानते हैं। जैसे 2017 में प्रेशर था कि पाकिस्तान ने, इंडिया ने अमेरिका से कहा, यूएसए से, कि भाई पाकिस्तान को एक जो है आतंकवादी उसमें लिस्ट में डालना है कि आतंकवादी शरणार्थी देश है। और कहीं ना कहीं ये चीजें पूरे विश्व के सामने आई, अमेरिका को डालने पड़ा। तो अब क्या अमेरिका वाले ये कहेंगे कि अमेरिका की संप्रभुता खतरे में है, भारत के खतरे में डाल रहा है? ऐसा नहीं है। आज के समय में साझी संप्रभुता है, मतलब कुछ बात उनको हमारी माननी पड़ती है, कुछ बात हमको उनकी माननी पड़ती है। तो संप्रभुता, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सारी चीजें एकीकरण हो रही हैं। चाहे प्रधान से लगा के ले लें, चाहे हम कहीं से लगा के कोई भी सेक्टर में देख लें, तो ये संप्रभुता उस समय से चली आ रही है। और संप्रभुता की बात उस समय की थी और आज भी भारत एक संप्रभु राज्य है। अब जैसे संप्रभुता का एक और छोटा सा उदाहरण समझते हैं। जैसे नक्सलवाद जो होता है, तो कहीं ना कहीं ये संप्रभुता के लिए खतरे हैं कि जो भारत की जो सरकार है, जो हाईएस्ट लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी बात, उसको ये चैलेंज करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको कम सप्रेस किया जाता है। तो संप्रभुता है, हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है इसमें। तो संविधान सभा को एक पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बनाया गया। स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी और इसमें संविधान सभा के लिए एक विधायिका भी बनाई गई। स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाया गया और इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये देखिए, इसमें दो चीजें हैं अध्यक्ष में। जब संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी, जब संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब विधायिका के रूप में बैठक होती थी, जब बैठक काय के रूप में हो? विधायिका, मतलब विधि बनाने की बात हो, कानून बनाने की बात हो, तब अध्यक्ष होते थे जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर अध्यक्ष होते थे। तो संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों कार्यों को करती रही। अब इसमें कुछ समितियां आती हैं और समितियों से क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये हम संविधान सभा की जो समितियां हैं वो लिख लें तो लर्निंग में आसान रहेगा। संघ समिति, संघ समिति हो गई, संघीय संघीय संविधान समिति हो गई, संघीय संविधान समिति हो गई। और ये जो है बड़ी बड़ी समितियों के बारे में बता रहे हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे। और दूसरी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान, प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति, जिसके कारण मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक पिता या आधुनिक मैन की दर्जा दिया जाता है, जो कि पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए थे। बाद में नहीं, बाद में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए, पहले ये बंगाल से निर्वाचित हुए थे। और वो वाला बंगाल जो है पाकिस्तान के अधीन हो जाने के कारण ये बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने ही सारा जो है ड्राफ्टिंग संविधान सभा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, अंबेडकर जी द्वारा की गई थी। ठीक है।
और मौलिक अधिकारों और एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार इतना याद रख लें, मौलिक अधिकार वाली जो समिति थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा थी। दो छोटी उप समितियां भी थी इसके अंदर। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एससी मुखर्जी और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति के जो उदाहरण थे, राज्यों के लिए जो समिति बनी थी, राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे, संचालन समिति, ये सारी चीजें एक साथ लिखते जाइए, ये मतलब इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है ना। अब इस तरीके से उस समय जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो बीएन राव जी द्वारा थे, पहला प्रारूप तैयार किया गया। उसमें जो है 243 अनुच्छेद थे, 243 अनुच्छेद थे। आज अनुच्छेद बदल चुके हैं और 13 अनुसूचियां थी। अब प्रारूप समिति हम देख लेते हैं। प्रारूप समिति में भी कुछ सदस्य थे। प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे कि के एम मुंशी थे, के एम मुंशी जी थे, ये बॉम्बे से निर्वाचित थे। मोहम्मद सादुल्ला थे, ये असम की मुस्लिम लीग से निर्वाचित थे। और बी एम मित्तल साहब थे। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे। ये कहाँ से थे? मद्रास से थे। और एन गोपाल स्वामी आयंगर थे, ये मद्रास से निर्वाचित थे। और डीपी खेतान निर्दलीय थे। आज भी कई लोग निर्दलीय खड़े होते हैं। तो ये हमको प्रारूप समिति के सदस्य भी याद रखने हैं। बाद में बी एम मित्तल और डीपी खेतान के स्थान पर जो है एन माधवराव और टीटी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। छोटी छोटी समितियां थी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी, सदन समिति के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया, राष्ट्र ध्वज समिति तदर्थ समिति के जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्रीडेंशियल के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। इस प्रकार से जो है 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक हुई थी। ये चीज देखेंगे, 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई, प्रारूप समिति की। और लगभग 114 दिन तक ये चला। ये संविधान बनने की बातें चल रही हैं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राव ने संविधान सभा के समक्ष द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास प्रस्ताव पारित किया और 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया। ये देखिए कितना समय लग रहा है, 30 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 को। और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर थे। 26 नवंबर 1949 का उस दिन के रूप में उल्लेख किया गया। संविधान सभा को अपनाया गया और लागू किया और स्वयं को सौंपा गया। 26 नवंबर 1949 को जो लगा, इसमें हम चीजें लिख लेंगे क्या क्या था। 22 भाग थे, आज भी 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। और 8 अनुसूचियां थी। अब 8 अनुसूचियां नहीं हैं, 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन उस समय ऐसी थी हमारे पास जो संविधान सभा बनी थी। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां उस समय हमारे उसमें संविधान सभा में जो पहला संविधान बना था। संविधान जो बनने में जो वक्त लगा था, संविधान बनने में जो वक्त लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन।
18 दिन का वक्त लगा था। इसका जो पहला चरण 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। द्वितीय चरण 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चला और तृतीय चरण जो है 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक चला। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था और उन्हीं 60 संविधानों के अवलोकन के आधार पर जो है इन्होंने 114 दिन तक विचार विमर्श किया। इस प्रकार से संविधान सभा में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकार हुआ। संविधान को स्वीकार किया गया। संविधान को स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया। संविधान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस और ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब इसको एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। संविधान सभा का विचार जो है हमारे पास कहाँ से आया? अमेरिका और फ्रांस से आया। फ्रांस से समानता का विचार रहा। बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक लाए थे, उसमें कहीं ना कहीं संविधान सभा के बीज थे। और हरिजन जो पत्रिका महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाली थी, उसमें उन्होंने कहा कि भारतीयों का जो संविधान है भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। और 1942 में क्रिप्स मिशन में भी संविधान की बात की गई। 1946 की जो अंतरिम सरकार थी उसमें कुछ मनोनीत सदस्य थे, कुछ जो है निर्वाचित सदस्य भी थे। निर्वाचित कैसे थे? सीमित निर्वाचित थे। तो जैसे आज भी लोकसभा और राज्यसभा, उस समय भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व था। विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी कौर, सरोजिनी नायडू ऐसी 15 महिलाएं थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाया गया। इसमें बताया गया कि न्याय कैसा होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमने समझा कि संप्रभु राज क्या होता है, संप्रभु राज के निर्णय कैसे होते हैं और साझी संप्रभुता क्या होती है और वर्तमान में सारे देशों के पास किस प्रकार की संप्रभुता है, ये चीज समझी। और विधायिका के जो जब भी संविधान सभा की अध्यक्षता एक संविधान सभा के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी। और जब संविधान सभा की मीटिंग एक विधायिका के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर के द्वारा की जाती थी। फिर उसके बाद कुछ समितियां पड़ी, महत्वपूर्ण संघ समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके बाद जो है प्रारूप समिति, संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार समिति के जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर जो है उसके बाद ये प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राज्यों के लिए जो समिति बनी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके बाद एक मिनट, और फिर इसके बाद प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनके बारे में देखना है। के.एम. मुंशी जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी से थे। मोहम्मद सादुल्ला जी असम के मुस्लिम लीग से थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी जी अय्यर मद्रास से थे और एन गोपाल स्वामी आयंगर जी
कहाँ से थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर जी मद्रास से थे। डीपी खेतान जी थे। संविधान सभा उस समय जो बना था पहली बार, उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। और फिर जो है इसको बनने में कितना समय लग गया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया। फिर इसके बाद जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद 6 दिसंबर 1946 को 14 से पहली जो वाचन चला, 3 वाचन हुए थे संविधान में। पहला वाचन जो चला तो वो 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 चला। तो दूसरा वाचन जो है 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चला। और तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक चला। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। इस तरीके से हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब संविधान सभा की क्या क्या विशेषताएं हैं वो चीजों को हमको देखना है। संविधान सभा की विशेषताएं क्या क्या हैं? प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं संविधान सभा की? भारतीय संविधान सभा एक लिखित संविधान सभा है। एक लिखित संविधान है, पहली चीज लिख लेंगे हम, लिखित संविधान है। और इसमें वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं। 465 अनुच्छेद हैं। पहले कितने थे जब बना था? 395 अनुच्छेद थे। 22 भाग हैं। पहले भी जो है 22 भाग थे। 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची हैं। पहले भी 12 अनुसूची थी। विश्व में किसी देश का संविधान इतना विस्तृत नहीं है जितना कि भारत का है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसकी कहीं ना कहीं मूल समावेश को बताती है कि भारत की संविधान सभा कैसी थी और भारत के संविधान के लक्ष्य क्या क्या हैं। भारत के संविधान में प्रस्तावना जो है बात की गई। प्रस्तावना इसमें बताया गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इस मतलब अपनी आंतरिक संपूर्ण प्रभुत्व प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब ये है कि आपके आंतरिक आंतरिक और बाह्य दोनों मामले में आप स्वतंत्र हैं। जैसे कि कनाडा के कुछ बाह्य मामले भी इंग्लैंड निर्धारित करता है, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ बाह्य मामले इंग्लैंड निर्धारित करता है, तो वैसे हमारे देश में नहीं है। भारत की संप्रभुता किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। जैसे कि राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ इनमें इनका सदस्य है, लेकिन इनकी सदस्यता भारत की इच्छा पर है, ना कि कोई ऊपर से प्रेशर है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक पब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या मतलब है? भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत का शासन भारतीय जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। ऐसा नहीं है कि विदेशी लोग आके हमारी वोटिंग करेंगे, समझ रहे? भारत के लोग ही वोटिंग करेंगे और अपना राजा चुनेंगे। भारत के सभी नागरिक अपनी योग्यता अनुसार अपने छोटे बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी चाय वाले से उठ के कहाँ भारत के प्रधानमंत्री हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं।
तो समानता है, कोई भी अपनी मतलब योग्यता के अनुसार कहीं पे भी जा सकता है। भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति एक निर्वाचित होगा, जैसे कि अब इंग्लैंड में देखो, वहां पे हमेशा महारानी ही बनती हैं। ब्रिटेन की तरह कोई भी आनुवांशिक नहीं है कि भाई नहीं, जो राजा ने बोल दिया वही होगा, मतलब जो वहां की महारानी ने, महारानी का चलता है ना वहां देश, वहां ऐसा नहीं, या अपने यहाँ ऐसा नहीं, अपने यहाँ राष्ट्रपति भी निर्वाचित होगा। वो बात एक अलग है कि राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद के लोग चुनते हैं, है ना। और हटा भी सकते हैं लोकसभा राज्यसभा मिलके, अगर इनको दिक्कत लगी कि नहीं कुछ गलत हो रहा है तो महा आपातकाल ला देते हैं। कई लोगों के बीच लाया गया है, कई राष्ट्रपतियों के विरुद्ध, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आज तक किसी के विरुद्ध पास नहीं हुआ है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कभी भी राष्ट्रपति के पद पर दाग नहीं लगा है। फिर इसके बाद आते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। बिना मूल अधिकारों के व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। मूल अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से मिली है। ये कहाँ से आए हैं? अमेरिका। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमारे कहाँ कहाँ से आई हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब ये क्या है, एक ऐसी चेक है, जब राज्य के पास संसाधन होंगे तब जो है राज्य नीति निर्देशक तत्व, राज्य की जो भावना है कल्याणकारी, राज्य अपने अपने संसाधनों के हिसाब से लागू करता जाएगा। और एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब जैसे राज्य की सरकार अलग रहती है और केंद्र की सरकार अलग रहती है, दोनों में कुछ संबंध है, लेकिन न्यायपालिका एकीकृत है। ऐसा नहीं है कि राज्य का कानून और स्टेट का कानून, ऐसा नहीं चलता है। राज्य की न्यायपालिका एकीकृत है हमारे यहाँ। और संसदीय सर्वोच्चता, ऐसा नहीं है कि संसद सबसे ऊपर है संसद, और न्यायिक सर्वोच्चता, संसद और न्यायालय में जो है समन्वय बना रहता है। एक दूसरे में खींचातानी भी चलती है, जैसे कि अभी संसद के कुछ नियम आए, संसद ने बनाया, तो ये चेक एंड बैलेंस लगता है इस पर, काय के द्वारा, कि ऐसा नहीं है न्यायपालिका चेक करती है, संसद कोई भी कानून नहीं बना सकती है। ऐसे कानून बनेंगे कि संविधान के जो मूल ढांचा है वो खराब ना हो, संविधान का मूल ढांचा, मूल ढांचे को गड़बड़ ना होना चाहिए। मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कठोर एवं लचीला संविधान, कठोर भी है संविधान और लचीला भी है। कठोर एवं लचीला संविधान। और हमारे संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हो जिसके परिणाम स्वरूप तात्विक दृष्टि से जो है पंचायत, नगर पालिका, ऐसे कुछ बहुत जल्दी भी संशोधन हो जाते हैं, और कुछ जो है बहुत मतलब दोनों प्रकार के हैं, है ना। फिर इसके बाद आता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब ऐसा नहीं है अमेरिका की तरह स्टेट का अलग और जो है राज्य के अलग, जो है मतलब सेंटर का अलग नागरिक होगा और राज्यों का अलग नागरिक होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि अमेरिका में चलता है, राज्य का एक अलग नागरिक होता है और अमेरिका का एक अलग नागरिक होता है। यहाँ पे केवल नागरिक जो है इंडिया का ही नागरिक होगा। फिर वयस्क मताधिकार, मत जोने पर मत मत इसका जो मत का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को 1 पर्सन 1 वोट है, उसकी प्रॉपर्टी और वैभव पर निर्धारित नहीं होगा कि जो है कौन सा। लेकिन ये 61वां संविधान जो संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें उसमें जो है इन्होंने क्या किया, 21 वर्ष से 18 वर्ष एज कर दी है एज की। पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष। तो और केंद्र उन्मुख संविधान, पंथ निरपेक्ष राज्य होगा, केंद्र की ओर थोड़ा झुका हुआ है, और पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य मतलब राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, न राज्य किसी धर्म को संरक्षण देगा, अपने अपने धर्म के अनुसार सब रहेंगे, समानुभाव होगा, तटस्थता की नीति अपनाई जाएगी।
तटस्थता की नीति अपनाई जाएगी, तटस्थता की नीति अपनाई जाएगी। समाजवादी राज्य होगा, सब आपस में मिलकर रहेंगे। समाजवादी राज्य की स्थापना आर्थिक न्याय और प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने वाले संकल्प में मिलता है। समाजवादी जो है ये भावना हमने कब डाली थी प्रस्तावना में, 42वां जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाली थी, उसमें जो है समाजवादी मूल कर्तव्य जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की गई। कई कानून बनाए गए अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, विधि का शासन और अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश, अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश। तो हम एक बार फिर से देखेंगे कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली चीज हमारा लिखित संविधान है। अब इसमें 465 अनुच्छेद हैं, पहले 395 थे, 22 भाग पहले थे, 22 भाग अब भी हैं, 12 अनुसूची हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, राष्ट्रपति भी हमारे यहाँ निर्वाचित होता है, मूल अधिकार हैं अमेरिका से लिए गए हैं, राजनीति निदेशक तत्व हैं जो कि कल्याणकारी राज्य की भावना का निर्माण करते हैं, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है, संसद और न्यायपालय के बीच समन्वय का चलता है, इनकी जो है सर्वोच्चता है, चेक एंड बैलेंस का नियम चलता है, कठोर एवं लचीला संविधान है, बहुत सारे नियम हम संशोधन आसानी से कर लेते हैं, और जहां बात संविधान के ढांचे की आती है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की बात आती है, जैसे कि जीएसटी को हमको लागू करना था तो सारे राज्यों के समर्थन लेना पड़ा, तो बहुत सारी चीजें बहुत कठोरता भी है और बहुत सारी चीजों में लचीला भी। एकल नागरिकता है, नागरिक एक भारत का ही होगा, स्टेट वाइज नागरिक नहीं होंगे। वयस्क मताधिकार है, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष एज कर दी गई। पंथ निरपेक्ष राज्य है, धर्म और तटस्थता की नीति गई अपनाई गई, समाजवादी व्यवस्था अपनाई गई। 42वें संविधान संशोधन से ये समाजवादी शब्द जोड़ा गया। मूल कर्तव्य है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा है और विधि का शासन है। अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश किया गया है। ये हमारी जो है कुछ वो है, मतलब संविधान की विशेषता है। अब संविधान में कुछ लक्षण एकात्मक भी होते हैं और कुछ लक्षण जो है संघ की ओर भी होते हैं। संविधान की प्रगति जो है संघात्मक है या एकात्मक, ये चीज हम समझेंगे। संघात्मक है या एकात्मक, एकात्मक मतलब है सेंटर की ओर झुकाव, सेंटर, और संघात्मक मतलब है दोनों में चेक एंड बैलेंस। कुछ विद्वान संघात्मक मानते हैं क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। और कुछ विद्वान इसे एकात्मक भी मानते हैं क्योंकि अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार के पास ही रहती हैं, प्रांतों को केंद्र के अधीन रहना पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में अगर हम समझें, हमारे संविधान सभा में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिससे प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह एक परिसंघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की शक्ति की सशक्त प्रवृत्ति है। ऐसा ना हो जैसे पहले जैसे हमारे राजे रजवाड़े मिल गए बाहर के लोगों से और बाहर के लोगों ने आके शासन कर लिया, इसलिए केंद्र को सशक्त बनाया गया है। और इसको कुछ लोग अर्धसंघीय संविधान भी कहते हैं। फिर इसके बाद जो है अब हम पढ़ेंगे एकात्मक के क्या क्या गुण होते हैं वो पढ़ते हैं। एकात्मक शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में हो, केंद्र की जहां पर ज्यादा चलती है, केंद्र की। दूसरा, केंद्र राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन करता है। राज्य का नाम सीमा परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं केंद्र का वर्चस्व है, नाम और सीमा में परिवर्तन हो रहा है। एकीकृत नागरिकता का प्रावधान है, एकीकृत नागरिकता है।
एकीकृत नागरिकता है। चौथा, आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक स्वरूप है। आपातकाल, 1 मिनट, जस्ट मिनट। हेलो जी। मैम मैं आपको आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ, क्लास चल रही है हमारी। एकीकृत नागरिकता है। अब राज्यपाल जो है कहीं ना कहीं केंद्र के एजेंट के रूप में जाना जाता है कि भाई केंद्र राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, अगर वो ढंग से ना चले, कानून का शासन ना चले तो राष्ट्रपति शासन आ जाता है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है। और आर्थिक दृष्टि से राज्यों की स्थिति दुर्बल है। आर्थिक दृष्टि से राज्य जो है फाइनेंशियल वाइज जो है राज्य उतने मजबूत नहीं है जितना कि केंद्र। फाइनेंशियल स्टेट मतलब इसमें थोड़ी सी पोजीशन डाउन है इनकी। और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन करने के लिए विधायी शक्ति केंद्र के पास होती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई भी शक्ति है तो ऐसा राज्यों को पावर नहीं है कि जाके अमेरिका से होकर आएंगे। ठीक है। इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर राज्यों के कोई संविधान, अपना कोई संविधान नहीं है। और संघ में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है। संघ ऐसा है कि बोल सकता है भाई आपको ये काम करना है, समझ रहे हैं। संघ जो है ऑर्डर दे सकता है स्टेट को, संघ स्टेट को ऑर्डर दे सकता है। और राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता नहीं, जितना बड़ा राज्य उतना बड़ा, जैसे यूपी से बहुत सारी सीटें आती हैं, एमपी से थोड़ा कम, गोवा वगैरह से सीटें बिल्कुल ही एक आधी सीट ऐसे करके आती हैं। और उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका रहती है। आईएएस आईपीएस। संघात्मक क्या है? लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र अपने ही चला लेगा, जो बात संविधान में लिखी होगी वही होगा काम। संविधान की सर्वोच्चता है। संघ और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन है। संघ व राज्य के बीच, संघ व राज्य के बीच शक्ति का संतुलन है। संघ व राज्य के बीच शक्ति का, थोड़ा यार राइटिंग यार अपनी ऐसी है यार, उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका ने जो बोल दिया वही होगा, ऐसा नहीं है जो कानून ने बना दिए तो उस पर चेक एंड बैलेंस भी लगता है। केंद्र व राज्यों की पृथक सरकारें हैं। केंद्र व राज्यों की, केंद्र व राज्यों की पृथक सरकारें हैं। और भारत में दलीय स्वरूप है। प्रधानमंत्री का करिश्माई व्यक्तित्व है। लेकिन इन सब चीज़ों को ये बहुत सारी चीज़ें प्रभावित कर देती हैं। आप लोग नोट कीजिए, 1 मिनट। ठीक है, नोट कर लिया ये चीज़। अब ये चीज हमको पढ़नी है कि कौन सी चीज किस संविधान के किस भाग से ली गई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम, सबसे पहली चीज कल हम ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम याद कर लेते हैं कि संविधान के कौन सा भाग किससे लिया गया है और संविधान सभा की सम्मति कौन किससे। तो हम कल स्टोरी के माध्यम से याद कर लेंगे। पहले आज हम समझ लेते हैं रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जाता है, बार बार बोल रहे हैं इस चीज को। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिए गए हैं। मूल कर्तव्य लिए गए हैं व न्यायिक आदर्श लिए गए हैं।
ब्रिटेन, चूंकि हमारे देश में ज्यादातर जो है शासन जो है ब्रिटेन का ही रहा है, तो बड़ी बड़ी जो चीजें हैं ब्रिटेन से ही ली गई हैं। ब्रिटेन जितने कानून वगैरह है ना 1935 की कॉपी है। ब्रिटेन के संविधान से जो है, ब्रिटेन का संविधान से हमने क्या क्या लिया है, विधि का शासन। ऐसा नहीं है राजा और गरीब अलग अलग हैं, दोनों के लिए समान कानून है ना। अलग। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता अमेरिका में नहीं है जबकि ब्रिटेन में है। द्विसदनीय व्यवस्था, राज्य में अलग कानून, मतलब राज्य में अलग सरकार और इसमें अलग विधि की निर्माण की प्रक्रिया। जो कुछ होगा कानून के द्वारा होगा, विधि के निर्माण की प्रक्रिया, विधि के निर्माण की प्रक्रिया। सर्वाधिक विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। जितने भी विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, अध्यक्ष पद की भूमिका। और संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीजें जो है ब्रिटेन से, मतलब विधि से संबंधित जितनी चीजें हैं वो इससे ली गई हैं। फिर अब जापान से क्या लिया गया है? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और जर्मनी से क्या लिया? जर्मन में आपातकाल लगा दिया था, तो याद करने के लिए आपातकाल। इमरजेंसी में माहिर थे ना वहाँ के, जो बोलते हैं तुमका हिटलर हो भैया। फ्रांस, फ्रांस की क्रांति किस लिए प्रमुख है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत। तो हमने वहां से लिया गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत लिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का शासन लिया। आयरलैंड से हमने क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि जब राज्य के पास संसाधन होगा तो उस हिसाब से व्यवस्था करेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली, ये पूछा जाता है, लिख लीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। और राज्यसभा में सदनों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है? कनाडा का संविधान, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। मतलब कनाडा, शक्तियों का वितरण और अवशिष्ट शक्तियों का वितरण लिया गया है, शक्तियों का वितरण। और राज्यों में राज्यपाल, मतलब राज्यपाल की उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय। और संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक
विशेषताएं। अब अमेरिका से क्या क्या लिया है? अमेरिका से हमने लिया है मूल अधिकार, हम भारत के लोग, न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, चेक एंड बैलेंस की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनर्विलोकन, और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा भी सकते हैं, और राष्ट्रपति पर मतलब एक प्रकार से न्यायालय और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगा सकते हैं। राष्ट्रपति पे महाभियोग, महाभियोग मतलब उसको उसके पद से हटाना। ऐसा नहीं है कि जज साहब बन गए कुछ भी निर्णय देंगे, अगर ऐसा संसद को लगता है तो चेक एंड बैलेंस से हटा भी सकते हैं। लोक जनहित याचिका, जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट बाद में आया, ऐसा नहीं पहले जिस पर अत्याचार हुआ वही जाके कोर्ट में जाएगा, अब जो भी चाहे जा सकता है। अगर उसे लगता है कि समाज में ये गलत हो रहा है तो पीआईएल, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन लिटिगेशन के माध्यम से, लोक जनहित याचिका के माध्यम से कोई भी याचिका गवर्नमेंट में मतलब कोर्ट में लगाई जा सकती है। और न्याय को, अगर न्यायालय को लगता है कि उसने कोई निर्णय गलत दे दिया है तो वो उसको सुधार भी सकता है। और उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीजें हमने ली हैं। तो इतना ही आज पढ़ेंगे। कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रस्तावना से, प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे। कल से मूलतः संविधान स्टार्ट होगा। अभी तो हमारी ये भूमिका बन रही थी कि कहाँ संविधान सभा क्या होती है, कैसे बनी है। मेन संविधान कल से स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो जो लाइव क्लासेस चलती है उसमें हैंड रेज पे क्लिक करके आप डाउट ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं, वीडियो ऑडियो के माध्यम से। और सब लोग अपना अपना होमवर्क सबमिट करें, सबका होमवर्क चेक होगा।